नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी। आज आप सबसे जिस विषय पर चर्चा करूँगी, वह अत्यंत ही रोचक विषय है और एक ऐसे कवि जो प्रकृति के साथ जिनका घनिष्ठ संबंध है। प्रकृति के चेतेरे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था और हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए। वे ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रानंदन पंत के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत अंग्रेजी के रूमानी कवियों जैसी वेशभूषा में रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते थे। पंत जी के जीवन परिचय में और जन्म से संबंधित कुछ बातें हैं जो मैं आपसे जिनकी चर्चा करना चाहूँगी। पंत जी के जन्म के महज 6 घंटे के भीतर ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और वो बहुत जल्द ही लोगों से प्रभावित हो जाते थे और इसी वजह से पंत पर गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों का प्रभाव उनकी रचनाओं में दिखता है, उनके व्यक्तित्व पर दिखता है। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्स कहे जाने वाले इस कवि ने अनेक पुरस्कारों को ग्रहण किया, अर्थात इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि सम्मिलित हैं। और पंत जी के करीबियों की यदि हम बात करें तो हरिवंश राय बच्चन और श्री अरविंदो के साथ उनकी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन गुजरे थे। आधी सदी से भी अधिक उनके लंबे रचना काल में आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग समाया हुआ है। पंत जी का जन्म उत्तराखंड के कौसानी नामक जिले में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके जन्म के 6 घंटे के भीतर ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। बचपन में उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के सुकुमार कवि पंत की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव के स्कूल में ही हुई। फिर वहां से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वाराणसी आए और जयनारायण हाई स्कूल से उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इलाहाबाद में म्यो सेंट्रल कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया और वहां से इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास की और असहयोग आंदोलन में सन 1921 में वे असहयोग आंदोलन में भी सम्मिलित हुए। बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। स्लेटी छतों वाले पहाड़ी घर, आंगन के सामने आड़ू, खुबानी के पेड़, पक्षियों का कलरव, सर्पिल पगडंडियां, बाज, बुरांश, चीड़ के पेड़ों की बयार व नीचे दूर दूर तक मखमली कालीन सी पसरी कत्यूर घाटी और उसके ऊपर हिमालय के उत्तुंग शिखरों और दादी से सुनी कहानियों और शाम के समय सुनाई देने वाली आरती की स्वर लहरियां गोसाई दत्त को बचपन से ही कवि हृदय बना दिया था। क्योंकि जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माँ का निधन हुआ, इसलिए प्रकृति की यही रमणीयता इनकी माँ बन गई। प्रकृति की इसी ममतामयी छाँव में बालक गोसाई दत्त धीरे धीरे यहाँ के सौंदर्य को शब्दों के माध्यम में कागज पर उकेरने लगा। इनके पिता गंगा दत्त उस समय कौसानी चाय बागीचे के मैनेजर थे। उनके भाई संस्कृत व अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, जो हिंदी व कुमाऊनी में कविताएं लिखा करते थे। यदा कदम उनके भाई अपनी पत्नी को मधुर कंठ में कविताएं सुनाया करते तो बालक गोसाई दत्त किवाड़ की ओर से चुपचाप सुनता रहता और उसी तरह के शब्दों की तुकबंदी कर कविता लिखने का प्रयास करता। गोसाई दत्त की प्राइमरी तक की शिक्षा कौसानी के वर्नाक्युलर स्कूल में हुई। इनके कविता पाठ से मुग्ध होकर स्कूल के इंस्पेक्टर ने इन्हें उपहार में एक पुस्तक दी थी। 11 साल की उम्र में इन्हें पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भेज दिया गया और कौसानी के सौंदर्य व एकांतता के अभाव की पूर्ति नगरीय सुख से होने लगी।
अल्मोड़ा की खास संस्कृति व वहाँ के समाज ने गुसाई दत्त को अंदर तक प्रभावित किया। सबसे पहले उनका ध्यान अपने नाम पर गया और उन्होंने लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानकर अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन कर लिया। कुछ समय बाद नेपोलियन के युवावस्था के चित्र से प्रभावित होकर अपने लंबे घुंघराले बाल भी इन्होंने रखे। तो जैसा कि मैंने कहा कि पंत बहुत जल्दी सबसे प्रभावित हो जाते थे, इसलिए इनके व्यक्तित्व में, इनकी पर्सनैलिटी में आपको अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों के प्रभाव देखने को मिलेंगे। इनके लेखन में अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों के प्रभाव देखने को मिलेंगे, जिसमें महात्मा गांधी और मार्क्स भी सम्मिलित हैं। अल्मोड़ा में कई साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी जिसमें पंत अक्सर भाग लिया करते थे। स्वामी सत्यदेव जी के प्रयासों से नगर में शुद्ध साहित्य समिति नाम से एक पुस्तकालय चलता था। इस पुस्तकालय से पंत जी को उच्च कोटि के विद्वानों के साहित्य को पढ़ने का मौका मिलता था। कौसानी में साहित्य के प्रति पंत जी में जो अनुराग पैदा हुआ वह यहाँ से साहित्यिक वातावरण में अब तक अंकुरित होने लगा। कविता का प्रयोग वे सगे संबंधियों को पत्र लिखने में करने लगे। शुरुआती दौर में उन्होंने बागेश्वर के मेले और वकीलों के धनलोलुप स्वभाव व तंबाकू का धुआं जैसे कुछ छुटपुट कविताएं भी लिखी। कक्षा 8वीं के दौरान ही इनका परिचय प्रख्यात नाटककार गोविंद वल्लभ पंत से, श्याम चरण दत्त पंत से, इलाचंद जोशी व हेमचंद जोशी जी से हो गया। अल्मोड़ा से तब हस्तलिखित पत्रिका सुधाकर व अल्मोड़ा अखबार नामक पत्र निकलता था जिसमें वे कविताएं लिखते रहते थे। अल्मोड़ा में पंत जी के घर के ठीक ऊपर स्थित गिरजाघर की घंटियों की आवाज उन्हें अत्यधिक सम्मोहित करती थी। अक्सर प्रत्येक रविवार को वे इस पर कविता लिखते। गिरजा का घंटा शीर्षक यह कविता संभवतः उनकी पहली रचना है। जब वो यह कहते हैं कि गिरजा का घंटा जो कविता है उनकी, उसकी 2 पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। नभ की उस नीली चुप्पी पर घंटा है एक टंगा सुंदर, नभ की उस नीली चुप्पी पर घंटा है एक टंगा सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज कर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज कर। दुबले पतले एवं सुंदर काया के कारण पंत जी को स्कूल में नाटकों में अधिकतर स्त्री पात्रों का अभिनय करने को मिलता। 1916 में जब वे जाड़ों की छुट्टियों में कौसानी गए तो उन्होंने हार शीर्षक से 200 पृष्ठों का एक खिलौना उपन्यास लिखा, जिसमें उनके किशोर मन की कल्पना के नायक नायिकाओं व अन्य पात्रों की मौजूदगी थी। कवि पंत का किशोर कभी जीवन कौसानी व अल्मोड़ा में ही बीता। इन दोनों जगहों का वर्णन भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। सन 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम को गंभीरता के साथ ग्रहण किया और उस पर उन्होंने ध्यान दिया। 1930 में नमक सत्याग्रह के समय से अधिक केंद्रित होकर इन्होंने संयोगवश काला कांकर में ग्राम जीवन के अधिक निकट पहुंचे और उस ग्राम जीवन की पृष्ठभूमि में जो संवेदना उनके हृदय में अंकुरित हुई उन्हें वाणी देने का प्रयत्न उन्होंने युगवाणी सन 1938 और ग्राम्या सन 1940 में लिखी। यहाँ से उनका काव्य युग का जीवन संघर्ष और नई चेतना का दर्पण बन जाता है। स्वर्ण किरण और उसके बाद की रचनाओं में उन्होंने किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य को वाणी न देकर व्यापक मानवीय सांस्कृतिक तत्व की अभिव्यक्ति दी, जिसमें अन्न प्राण मन आत्मा आदि मानव जीवन के सभी स्वरों की चेतना को संयोजित करने का प्रयत्न उन्होंने किया। पंत की काव्य साधना की यदि हम बात करें तो पंत जी संघर्षों के एक लंबे दौर से गुजरे, जिसके दौरान स्वयं को काव्य एवं साहित्य की साधना में लगाने के लिए उन्होंने अपनी आजीविका सुनिश्चित करने का प्रयास किया। बहुत पहले उन्होंने यह समझ लिया था कि उनके जीवन का लक्ष्य और कार्य यदि कोई है तो वह काव्य साधना ही है। पंत की भाव चेतना महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और श्री अरबिंदो की घोष की रचनाओं से बहुत कुछ प्रभावित दिखती हैं। साथ ही
कुछ मित्रों ने मार्क्सवाद के अध्ययन की ओर भी उन्हें प्रवृत्त किया और उनके विभिन्न सामाजिक आर्थिक पक्षों को उन्होंने गहराई से देखा व समझा। सन 1950 में रेडियो विभाग से जुड़कर उनके जीवन में एक नया मोड़ आया और 7 वर्ष उन्होंने हिंदी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया और उसके बाद साहित्य सलाहकार के रूप में वह कार्यरत रहे। पंत जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक युग प्रवर्तक कवि हैं। उन्होंने भाषा को निखारा और संस्कार देकर उसके सामर्थ्य को उद्घाटित करने के अतिरिक्त नवीन विचार व भावों को भी समृद्धि दी। पंत सदा ही अत्यंत सशक्त और ऊर्जावान कवि रहे हैं। पंत को मुख्यतः प्रकृति का कवि माना जाता है, लेकिन पंत वास्तव में मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि हैं। पंत की यदि रचनाओं की बात करें तो पंत जी का पल्लव, ज्योत्सना, गुंजन उनकी सौंदर्य एवं कला साधना का काल रहा है। मतलब अर्थात 1926 से 1933 तक का जो काल रहा है, इस कालखंड में उन्होंने पल्लव, ज्योत्सना और गुंजन की रचना की, जो उनकी साधना का काल रहा है। वह मुख्यतः भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आदर्शवादिता से अनुप्राणित थे। किंतु युगांत सन 1937 तक आते आते बहिर्जीवन के खिंचाव ने उनके भावात्मक दृष्टिकोण को बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया। पंत जी की रचनाओं का क्षेत्र बहुविध और बहुआयामी है। उनकी रचनाओं का कुछ संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। लोकायतन कवि पंत का महाकाव्य है। कवि की विचारधारा और लोक जीवन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता इस रचना में अभिव्यक्त हुई है। इस पर कवि को सोवियत रूस तथा उत्तर प्रदेश शासन से पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी को अपने माता पिता के प्रति असीम सम्मान था, इसलिए उन्होंने अपने 2 महाकाव्यों में से एक महाकाव्य लोकायतन अपने पूज्य पिता को और दूसरा महाकाव्य सत्यकाम अपनी स्नेहमयी माता को, जो उन्हें जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई, समर्पित किया। अपनी मां सरस्वती देवी का स्मरण करते हुए उन्होंने दूसरा महाकाव्य सत्यकाम लिखा, जिनके शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। मुझे छोड़ अनगढ़ जग में तुम हुई अगोचर, मुझे छोड़ अनगढ़ जग में तुम हुई अगोचर, भाव देह धर लौटी माँ की ममता से भर। वीणा लेकर में शोभित प्रेरणा हंस पर, साध चेतना तंत्री रसो वह स झंकृत कर। खोल हृदय में भावी के सौंदर्य दिगंतर, खोल हृदय में भावी के सौंदर्य दिगंतर। वीणा, पल्लव तथा गुंजन छायावादी शैली में सौंदर्य और प्रेम की प्रस्तुति के रूप में हम सबके सामने आती है। युगांत, युगवाणी तथा ग्राम्या में पंत जी ने प्रगतिवादी और यथार्थपरक भावों का प्रकाशन किया है। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, अतिमा तथा रजत रश्मि संग्रहों में अरविंद दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा पर भी आपकी सम्मानित रचनाएं हैं और उस पर आपको पुरस्कार भी मिला है। पंत जी की अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता ने जहाँ उनके भाव पक्ष को और अधिक गहराई और विविधता प्रदान की, वहीं उनकी कल्पना प्रबलता और अभिव्यक्ति कौशल ने उनके कला पक्ष को भी अत्यधिक संवारा। पंत जी की जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। वीणा सन 1919, ग्रंथि 1920, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण। उन्होंने कुछ उपन्यास, आत्मकथात्मक संस्मरण तथा कहानियां भी लिखी। सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्यगत व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आज मैंने आप सबसे चर्चा की। इनके काव्यगत सौंदर्य को और इनकी काव्यगत विशेषताओं को हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए, अगले व्याख्यान तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।